नमस्कार साथियों, जानवी आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से कर लीजिएगा। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि डीसी मोटर हमारा लेसन चल रहा था। इसकी 4 क्लासेस हमने ले ली, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई। आज की इसकी क्लास नंबर 5 होने वाली है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। साथियों, आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक होने वाला है डीसी शंट मोटर होने वाला है। साथियों, शंट मोटर के बारे में आज हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। और कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके जरूर ये बताना है कि कंटेंट कैसा लगा। साथियों, कंटेंट आपको पसंद जरूर आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में लगभग 3 से 4 घंटे हमें लग जाते हैं। तो पसंद आपको जरूर आ जाएगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि जो भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो आइए बिना देरी के अब शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले बात आती है डीसी शंट मोटर की। साथियों, डीसी शंट मोटर का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास जो आर्मेचर होता है और आर्मेचर के साथ यहाँ पर जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, साथियों दोनों समांतर क्रम में जुड़ी हुई होती है। सबसे पहले तो इतनी चीज याद रखिए, इसका एक बार डायग्राम हम तैयार कर लेते हैं। साथियों, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास शंट मोटर का आर्मेचर हो गया, शंट मोटर का आर्मेचर हो गया साथियों। और आर्मेचर से ये सप्लाई निकली और सप्लाई निकल करके कहाँ जाएगी, ये हमारे पास हो गई एक शंट फील्ड वाइंडिंग। ये हो गई शंट फील्ड वाइंडिंग साथियों, ठीक है, ये शंट फील्ड वाइंडिंग हो गई। और यह वाइंडिंग साथियों, इस वाइंडिंग को सप्लाई कौन दे रहा है, यहाँ से डीसी सप्लाई है जो हम बाहर से इस वाइंडिंग को दे रहे हैं साथियों, ठीक है। ये बाहर से हम इसको डीसी सप्लाई दे रहे हैं। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। साथियों, ये है हमारा आर्मेचर, ये है हमारा आर्मेचर। यहाँ पर ये जो हमारी वाइंडिंग है, ये है हमारी शंट वाइंडिंग, ये हमारी शंट वाइंडिंग। साथियों, शंट वाइंडिंग को हम FSH लिख सकते हैं, FSH हम शंट वाइंडिंग को लिख सकते हैं। और शंट वाइंडिंग के बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि जो शंट वाइंडिंग होती है, ठीक है, शंट वाइंडिंग, साथियों शंट वाइंडिंग पतले तार और अधिक लपेट से बनी हुई होती है, अधिक लपेट की बनी हुई होती है। इतनी बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है। इसी के साथ साथियों यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा कि यहाँ से हम साथियों मान लीजिए कि इसको 12 वोल्टेज फ्लो करवाते हैं, इसके अंदर 12 वोल्टेज या 240 वोल्टेज हम इसके अंदर देते हैं। साथियों, जितनी भी वोल्टेज आएगी सारी कहाँ जाएगी, शंट फील्ड में जाएगी। कहाँ जाएगी, शंट फील्ड में जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हम यहाँ पर इन टर्मिनलों पर जो वोल्टेज देंगे उतनी ही वोल्टेज हमारे पास शंट फील्ड में भी होगी। तो बिल्कुल साथियों, यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे पास VL है, ठीक है, VL का मतलब साथियों यहाँ पर लोड वोल्टेज, जो वोल्टेज दी जा रही है वह वोल्टेज, और साथियों शंट फील्ड वोल्टेज VSH, दोनों का मान बराबर होगा। भाई जितनी वोल्टेज हम यहाँ से देंगे उतनी वोल्टेज हमें यहाँ पर दिखेगी। तो बिल्कुल साथियों दोनों वोल्टेजों का मान बराबर होता है, ठीक है। पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक हो गया, तीसरी चीज याद रखिएगा साथियों कि यहाँ से मान लीजिए कि हमने 5 एम्पियर भेज दी, यहाँ से हमने 5 एम्पियर भेज दी। यह एम्पियर आगे जाती है और यहाँ पर आते ही यहाँ पर इसको एक संगम बिंदु मिल जाता है, और संगम बिंदु के पास आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। ये तो आप जानते होंगे। मतलब यहाँ से 5 एम्पियर जा रही है तो यहाँ पर या तो 2.5 या 3 या 2, इस तरह से जो एम्पियर है वो बट जाएगी। तो मान लेते हैं यहाँ आर्मेचर में 3 एम्पियर गई और यहाँ पर 2 एम्पियर गई। एम्पियर जो हमारी करंट दो भागों में बट गई। तो साथियों यहाँ पर ये जो टोटल हमारी करंट होगी, टोटल करंट हमारी कितनी होगी, तो साथियों जो हमारे पास तीसरा टॉपिक बनेगा वो बन जाएगा IL, ठीक है। IL का मतलब है जो बाहर से हम सप्लाई दे रहे हैं। IL बराबर क्या हो जाएगा साथियों, IL बराबर हो जाएगा ISH प्लस और हमारे पास IA। इसका मतलब साथियों अगर हम ISH मतलब शंट फील्ड की करंट और आर्मेचर की करंट, इन दोनों की करंट को जोड़ देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि हम बाहर से कितनी सप्लाई दे रहे हैं, कितनी करंट दे रहे हैं। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है साथियों। एक चीज और याद रखिएगा कि इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर फ्लक्स परिवर्तन से, इसके अंदर फ्लक्स परिवर्तन से साथियों इसकी गति परिवर्तित नहीं होगी। इसके अंदर फ्लक्स परिवर्तित नहीं होगा, परिवर्तित नहीं होगा, नहीं होगा। इतनी चीज आपको याद रखनी है,
ठीक है, फ्लक्स परिवर्तन नहीं होगा। साथियों जैसा कि हमने सीरीज मोटर में पढ़ा कि सीरीज मोटर को घुमाने में शुरुआत में फुल लोड का 5 गुना टॉर्क लगाना पड़ रहा था, तो यहां पर इसको कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा। साथियों मान लीजिए कि ये फुल लोड पर है, फुल लोड पर ये घूम रहा है, मतलब इसकी शाफ्ट पर बहुत सारा लोड है, फुल लोड है। फुल लोड में जितना टॉर्क लगाया जा रहा है ना, उससे भी 1.5 गुना अधिक टॉर्क इसमें शुरुआत में लगता है। 1.5 गुना टॉर्क लगता है, शुरुआती टॉर्क 1.5 गुना अधिक होता है। शुरुआती टॉर्क 1.5 गुना अधिक होता है, अधिक होता है। बात समझ में आ गई? 1.5 गुना अधिक होता है। चौथा लिख लीजिएगा साथियों, सॉरी छठा पॉइंट लिख लीजिएगा, गति अपरिवर्तित रहती है। गति अपरिवर्तित परिवर्तित रहती है, मतलब गति परिवर्तित नहीं होगी साथियों। साथियों अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, आर्मेचर का रेजिस्टेंस, ठीक है, आर्मेचर का प्रतिरोध, आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम से भी कम होता है, 1 ओम से भी कम होता है। इतनी बातें आपको लिख लेनी है साथियों। तो यहां पर साथियों ये जो लास्ट वाला पॉइंट मैंने आपको लिखवाया कि आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम से भी कम होता है, ये साथियों सिर्फ शंट मोटर में ही नहीं होता, ये सीरीज में भी होता है, ये सभी में होता है। तो आपको इतनी ये बेसिक चीजें तो आपको याद रखनी है। अब साथियों ठीक है, इतनी बात। अब साहब आप बोलोगे कि सर ठीक है हमारी मोटर चल रही थी, चलते चलते हमारे पास यहां पर ये शंट वाइंडिंग ओपन हो गई, और एक मान लीजिए कि आप मोटर को जाकर चला रहे हो, पहले से ही यहां पर हमारी जो शंट वाइंडिंग है ये ओपन है, टूटी हुई है, शॉर्ट सर्किट हुआ पड़ा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो साथियों 2 कंडीशन हो जाएगी। कंडीशन नंबर यहां पर फील्ड वाइंडिंग ओपन होने पर, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग ओपन होने पर क्या होगा, ओपन होने पर साथियों फील्ड वाइंडिंग 2 कंडीशन में ओपन होगी, फील्ड वाइंडिंग 2 कंडीशन में ओपन होगी। या तो ये शुरुआत में ही ओपन हो रखी हुई हमें मिलेगी, ठीक है, या तो ये शुरुआत में ही ओपन मिलेगी, मतलब स्टार्टिंग में ही ओपन है, स्टार्टिंग में ही ओपन है, स्टार्टिंग से ही ओपन है। और साथियों दूसरी है, जैसे चलती चलती ओपन हो गई, चलती चलती ये वाइंडिंग टूट गई है, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब रनिंग में वाइंडिंग ओपन हो गई, रनिंग में वाइंडिंग ओपन हो गई। 2 कंडीशन हो गई भाई। इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए साथियों क्या होगा, मान लीजिए कि डीसी मोटर है, आप गए बटन दबाए, और अगर पहले से हमारे पास ये वाइंडिंग यहां से ओपन है, तो हमारी ये वाइंडिंग चुंबकीय क्षेत्र नहीं बना पाएगी, जिस कारण हमारा आर्मेचर छेदन नहीं कर पाएगा, दोनों में प्रतिक्रिया नहीं होगी, और प्रतिक्रिया नहीं होगी ना साथियों, तो हमारी मोटर नहीं घूमेगी। और अगर साथियों स्टार्टिंग से हमारा ओपन सर्किट है, तो हमारी जो मोटर है स्टार्ट नहीं होगी, मोटर स्टार्ट नहीं होगी। बात समझ में आ गई भाई। यहां पर अगर स्टार्टिंग से ही ओपन है तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी। अब साथियों यहां पर भी 2 कंडीशन बनती है भाई। मोटर हमारी रनिंग अवस्था में ओपन हुई, तो यहां पर ये जो ओपन हुई उस टाइम इस पर फुल लोड था या नो लोड था, तो यहां पर लिख लीजिए फुल लोड, ठीक है, यहां पर लिख लीजिए फुल लोड, और यहां पर लिख लीजिए नो लोड, यहां पर लिख लीजिए नो लोड। 2 प्रकार के लोड हो गए। अगर फुल लोड पर वाइंडिंग ओपन है, ठीक है, अगर फुल लोड पर वाइंडिंग ओपन हो गई, रनिंग अवस्था में फुल लोड है, वाइंडिंग ओपन हो गई, तो साथियों उस अवस्था में क्या होगा, फुल लोड है, फुल लोड पर वाइंडिंग ओपन हो गई, तो साथियों यहां पर फुल लोड पर आर्मेचर जल जाएगा, और साथियों फुल लोड पर रुक जाएगी। देखिए फुल लोड है, लोड बहुत ज्यादा है, यहां से आर्मेचर ये ओपन हो गई, चलती चलती मोटर यहां से ओपन हो गई, ठीक है। ओपन होने के बाद क्या होगा, ओपन होने के बाद साथियों सबसे पहले तो ये हमारा रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि इस पर लोड बहुत ज्यादा है, इस पर लोड बहुत ज्यादा है, तो टॉर्क ये लगा नहीं पाएगी। अब टॉर्क यहां पर लगेगा नहीं तो आर्मेचर रुक जाएगा। अब दूसरी बात, यहां से जितनी भी करंट 10 एम्पियर जो भी 20 एम्पियर यहां से भेजी जा रही है, सारी एम्पियर के लिए सिर्फ एक रास्ता बच जाएगा, आर्मेचर वाला।
आर्मेचर वाला। और जैसा कि मैंने बताया कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस 1 ओम से भी कम होता है, 1 ओम से भी कम होता है। रेजिस्टेंस कम होने के कारण और इतनी एम्पियर एक साथ इसके अंदर जाने के कारण साथियों आपका आर्मेचर जल जाएगा। तो यहां पर लिख लीजिएगा साथियों, फुल लोड पर क्या हो जाएगा, मोटर रुक जाएगी, मोटर रुक जाएगी, रुक जाएगी। और दूसरा हो जाएगा साथियों, रुक जाएगी और दूसरा हो जाएगा आर्मेचर, आर्मेचर जल जाएगा, जल जाएगा। बात समझ में आ गई होगी साथियों। नो लोड पर क्या होगा भाई, नो लोड पर क्या होगा, गति उच्च हो जाएगी साथियों। नो लोड पर कोई लोड नहीं है, मोटर चल रही है तो गति उच्च हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि साथियों कोई लोड नहीं है तो रुकेगी तो नहीं भाई, रुकेगी तो नहीं। अब यहां पर पूरी करंट कहां है, आर्मेचर की तरफ से जाने लगेगी और आर्मेचर की तरफ से करंट जाने लग रही है तो ये आर्मेचर की देखिए ये वाइंडिंग तो यहां से काम करना बंद कर देगी। अब ये सीरीज मोटर की तरह काम करने लग जाएगी। तो सीरीज मोटर में क्या होता था साथियों, गति हाई थी, गति हाई थी, गति अधिक थी नो लोड पर, और यहां पर साथियों गति अधिक हो जाएगी, गति अधिक हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ये तो हो गई साथियों थ्योरेटिकल बात, ये तो हो गई हमारी किताबी भाषा में बात। अब मैं अगर प्रैक्टिकली बात करूं तो यहां पर गति अधिक तो हो जाएगी, लेकिन साथियों कुछ समय के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए गति अधिक होगी, फिर हमारी मोटर धीरे धीरे वापस बंद हो जाएगी। तो ये तो हो गई भाई फील्ड वाइंडिंग अगर ओपन है तो हमें क्या देखने को मिलेगा। अब साथियों इसके बाद इसका अनुप्रयोग आता है, इसका उपयोग आता है। अनुप्रयोग कहां किया जाता है, अनुप्रयोग साथियों प्रयोग, ठीक है, अनुप्रयोग कहां किया जाता है साथियों। मैंने बताया कि इसकी जो गति होती है नियत होती है, तो सबसे पहले तो आप इसका प्रयोग वहां कर सकते हैं जहां पर हमें नियत गति की आवश्यकता हो, जहां नियत गति की आवश्यकता हो, जहां नियत गति की आवश्यकता हो, गति चाहिए, नियत गति चाहिए, वहां हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा साथियों एमजी सेट में, एमजी सेट में, एमजी सेट जो होता है साथियों मोटर जनरेटर सेट, मोटर से हम घुमा सकते हैं तो वहां पर इस मोटर का हम प्रयोग कर सकते हैं जनरेटर के साथ। क्यों, क्योंकि साथियों जब जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न करे तो हम चाहते हैं कि हमें वोल्टेज बिल्कुल नियत मिले, हम नहीं चाहते कि हमें पहले 5 वोल्टेज मिले फिर 10 वोल्टेज मिले। अगर हमें एक साथ 24 वोल्टेज मिल रही है तो वो 24 वोल्टेज ही हमें मिलनी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए, कभी 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 बढ़नी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं एग्जिट वोल्टेज मिले बिल्कुल बराबर, तो वो कब मिलेगी, जब हम किसी जनरेटर को एक ही स्पीड में घुमाएंगे तभी मिलेगी। तो साथियों एक ही स्पीड में घुमाने के लिए एमजी सेट के अंदर भी हम इसी का प्रयोग करते हैं। और साथियों मशीन कटिंग टूल्स के भी अंदर भी इसका प्रयोग करते हैं, जो कटिंग टूल होते हैं, मशीन कटिंग टूल होते हैं, उनके अंदर भी इसका प्रयोग करते हैं। जहां पर हमें बिल्कुल एक्यूरेट एक जैसी गति चाहिए होती है वहां पर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये तो बात होगी साथियों इसके अनुप्रयोगों की। अब बात आती है साथियों अभिलक्षणों की। भाई इसके अभिलक्षण क्या होते हैं, अभिलक्षण साथियों, अभिलक्षण की अगर बात करूं तो सबसे पहला अभिलक्षण इसके अंदर आ जाता है टॉर्क भार अभिलक्षण, ठीक है, टॉर्क भार अभिलक्षण, इसको समझ लीजिएगा, टॉर्क भार अभिलक्षण। भाई हमने क्या किया, भार बढ़ाया, हमने भार बढ़ाया तो टॉर्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भाई हमने भार बढ़ा दिया तो टॉर्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा साथियों, भार बढ़ने पर टॉर्क भी बढ़ेगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास ये कोई शंट मोटर है, शंट मोटर के साथ हमारे पास यहाँ पर साथियों हमने एक जनरेटर इसके साथ जोड़ रखा है यांत्रिक रूप से। ये जो हमने यहाँ पर इसको जोड़ा यांत्रिक रूप से, इसी के पीछे साथियों हमने एक जनरेटर और जोड़ दिया यांत्रिक रूप से, 2 जनरेटर हमने जोड़ दिए। भाई पहले तो एक चल रहा था, अब 2 जुड़ गए, अब लोड बढ़ गया। पहले तो इसका अकेले का लोड हमारी मोटर झेल रही थी, अब इसका भी लोड, अब दोनों का लोड हमारी मोटर झेलेगी, लोड बढ़ा। अब लोड बढ़ा तो साथियों मैंने बताया कि इसकी गति नियत होती है, इसकी गति नियत होती है, एग्जिट गति होती है। अब उसके लिए एग्जिट गति बनाए रखने के लिए क्या होगा साथियों, टॉर्क भी बढ़ेगा, टॉर्क भी बढ़ेगा। मतलब ये जो मोटर है ये अपनी गति को कम नहीं होने देगी, ये अपनी गति को नियत रखेगी। अब चाहे इसके ऊपर आप कितना ही लोड बढ़ा लो, ये क्या करेगी, टॉर्क को बढ़ा देगी। ये बोलेगी ठीक है तू लोड बढ़ा, मैं टॉर्क बढ़ाती हूं। तो यहां से साथियों लोड के साथ साथ टॉर्क भी बढ़ेगा। याद रखिएगा साथियों, लोड के साथ टॉर्क भी बढ़ेगा, लोड के साथ टॉर्क भी बढ़ेगा। बात समझ में आएगी, लोड के साथ टॉर्क भी बढ़ेगा। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब साथियों दूसरी चीज है हमारे पास यहां पर जो आ रही है वो है, दूसरा अभिलक्षण है भार गति अभिलक्षण, ठीक है, भार गति अभिलक्षण।
भाई भार बढ़ने पर गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई भार बढ़ा दिया हमने तो गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब आप बोलोगे कि सर भार बढ़ गया तो गति कम हो जाएगी, भार बढ़ गया गति कम हो जाएगी। लेकिन साथियों हम ये तो चीज जानते हैं कि यहाँ पर फ्लक्स जो है ना एक जैसा होता है, फ्लक्स परिवर्तित नहीं होता। हमने ये देखा था, हमने ये चीज देखी थी। और साथियों यहाँ पर जो n बराबर होता है, ठीक है, जो गति बराबर होता है EB के समानुपाती होती है और फ्लक्स के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब साथियों यहाँ पर देखिए फ्लक्स तो हट जाएगा, फ्लक्स का तो यहाँ कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है, फ्लक्स से तो गति अपरिवर्तित रहेगी। बचा बैक EMF, बचा बैक EMF बच गया साथियों यहाँ पर। तो इसके लिए एक लाइन लिख लीजिएगा आप, भार बढ़ने पर आर्मेचर करंट बढ़ेगी, ठीक है। भार बढ़ने पर मैं यही लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, भार बढ़ने पर आर्मेचर करंट बढ़ेगी, आर्मेचर करंट बढ़ेगी, ठीक है। भार बढ़ गया, आर्मेचर करंट बढ़ गई। भाई भार बढ़ा दिया हमने, यहां पर भार बढ़ा दिया, अब लोड बढ़ गया तो साथियों आर्मेचर में जाने वाली करंट भी बढ़ जाएगी। भाई आर्मेचर में जाने वाली करंट भी बढ़ जाएगी क्योंकि लोड के अनुसार करंट बहता है। अब इसकी शाफ्ट पर आपने लोड बढ़ाया है तो साथियों यहां से करंट तो बढ़ेगा, तो करंट हमें ज्यादा मिलने लग जाएगा। और साथियों आर्मेचर करंट के साथ, ठीक है, आर्मेचर करंट के साथ भाई आर्मेचर करंट बढ़ गया। आर्मेचर करंट के साथ क्या होगा साथियों? आर्मेचर करंट के साथ हो जाएगा VA, ठीक है, VA बराबर IA इंटू RA। मतलब ये क्या है हमारे पास? ये है आर्मेचर की वोल्टेज ड्रॉप, ये है आर्मेचर की वोल्टेज ड्रॉप। या आर्मेचर की वोल्टेज ड्रॉप आएगी, आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। मतलब हमने यहां से करंट ज्यादा जाने लगी हमारे पास करंट, भाई लोड जैसे ही बढ़ाया, लोड बढ़ाते ही साथियों हमारे पास यहां पर करंट ज्यादा आने लगेगी। करंट ज्यादा आ रही है तो करंट और वोल्टेज, करंट ज्यादा आ रही है तो वोल्टेज का मान भी बढ़ जाएगा, तो वोल्टेज भी यहां से ज्यादा आने लगेगी, हमारा आर्मेचर वोल्टेज भी ज्यादा ड्रॉप करने लग जाएगा। अब अगर ये वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप कर रहा है साथियों, वोल्टेज का मान बढ़ चुका है तो बैक EMF का मान कम हो जाएगा, ठीक है, बैक EMF का मान कम हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा भैया? बैक EMF का मान कम हो जाएगा। इस कारण बैक EMF थोड़ा घटेगा, थोड़ा सा घटेगा, ज्यादा नहीं घटेगा, बस थोड़ा सा घट जाएगा। तो इस कारण बैक EMF थोड़ा घट जाएगा, इस कारण बैक EMF थोड़ा घटेगा, ठीक है, बैक EMF थोड़ा घटेगा। अब ऐसा होने से क्या होगा साथियों? देखिए मैंने जैसा कि अभी अभी आपको बताया कि यहां पर इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बैक EMF अगर कम हो गया ना, अगर बैक EMF थोड़ा कम हो गया तो गति थोड़ी बढ़ जाती है साथियों, ठीक है। बैक EMF कम होने पर गति कम हो जाती है, बैक EMF कम होता है तो गति भी कम होती है। सॉरी यहां पर हमने देखा था दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। कहां गया वो सूत्र? हाँ, एक दूसरे के दोनों समानुपाती होते हैं। बैक EMF कम हो गया साथियों, यहां पर बैक EMF के कम होते ही गति भी थोड़ी कम हो जाती है, गति भी थोड़ी कम हो जाती है। तो ये हमने क्या देख लिया साथियों? भार और गति में अभिलक्षण देख लिया, भार और गति में अभिलक्षण देख लिया। अब कई लोगों का सवाल है कि सर यहाँ पर ये जो बैक EMF के कारण गति कम हुई, आपने तो यहाँ कहा कि इसकी गति अपरिवर्तित रहती है, लेकिन अब आप कह रहे हो कि परिवर्तित हो रही है। तो भैया ज्यादा परिवर्तित नहीं होती, यहाँ पर 5% ही परिवर्तित होती है। मतलब 1 मिनट में अगर आपकी मोटर साथियों 100 चक्कर काट रही है ना, तो ज्यादा से ज्यादा 95 काटने लग जाएगी, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस बाकी चीजें वही है, बाकी चीजें वही है साथियों। अब जो नेक्स्ट चीज आ रही है साथियों, वो है हमारा टॉर्क गति अभिलक्षण, ठीक है, टॉर्क गति अभिलक्षण। साथियों इसके अंदर क्या होगा? बार बढ़ने पर टॉर्क बढ़ेगा, ठीक है, बार बढ़ने पर टॉर्क बढ़ेगा। लिख देता हूं यहां पर, बार बढ़ने पर टॉर्क बढ़ेगा, ठीक है, बार बढ़ने पर टॉर्क बढ़ेगा, गति थोड़ी कम हो जाएगी, गति थोड़ी कम हो जाएगी, गति कम हो जाएगी, गति कम हो जाएगी, ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी हो जाएगी, गति कम हो जाएगी। हमने देखा टॉर्क और गति में क्या संबंध है। देखिए साथियों, किसी मोटर को घूमने में जोर आ रहा है, किसी मोटर को घूमने में जोर आ रहा है तो टॉर्क बढ़ जाएगा, तो टॉर्क बढ़ जाएगा। और अगर जोर आ रहा है तो गति कम हो जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि गति अगर कम हो गई ना तो टॉर्क बढ़ जाएगा, तो टॉर्क बढ़ जाएगा। तो साथियों यहां पर भी बिल्कुल इसके कहने का मतलब यही है कि यहां पर बार बढ़ने पर टॉर्क बढ़ेगा, बार बढ़ने पर
टॉर्क, जो जोर लगाया जा रहा है घुमाने में, भाई बार बढ़ गया तो जोर लगाया जा रहा है वो बढ़ जाएगा, और अगर वो बढ़ेगा ना साथियों तो गति कम हो जाएगी, तो गति कम हो जाएगी। भाई गति डाउन हुई तभी तो हमें टॉर्क लगाना पड़ रहा है। तो इस तरह से ये हमारे पास 3 अभिलक्षण होते हैं साथियों, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ये थी आपकी डीसी शंट मोटर। अगर आपको कोई भी इसके अंदर आपत्ति है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये समस्या है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।